हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से हिंदी का 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन पैराग्राफ दिया गया है। तो आइए इसको एक बार हम लोग तेज़ी से पढ़ लेते हैं। आप लोग इसको प्लीज़ वीडियो को पुश करके एक बार पूरा पढ़ने के बाद से ही क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आयोग अलग अलग पैराग्राफ दे, कभी कभी जो एक बार आ जाता है पेपर में रिवीजन भी हो जाता है उसका। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला दिया गया है, प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। घर की चार दीवारी से बाहर प्रकृति के रमणीय खुले वातावरण में शुद्ध वायु सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर में छाया हुआ आलस्य काफूर हो जाता है। वह व्यायाम का दूसरा रूप है। इससे शरीर में नई स्फूर्ति व चेतना पैदा होती है। गर्मियों में प्रातः 5 और सर्दियों में 6 बजे समय प्रातः भ्रमण के लिए आदर्श समय है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पर्वतीय प्रदेश में नदी झरनों के तट पर बाग बागीचों में प्रातःकालीन शीतल वायु प्राणियों का स्वागत करती हैं। वृक्षों पर चहकते पक्षी, कोयल की मधुर आवाज, मुस्कुराते फूल तथा उन पर गुंजार करते भौरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। सूर्य के आगमन से चारों ओर छाया अंधकार तिरोहित हो जाता है। खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साफ होते हैं। शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। भ्रमण से वापस लौटते हुए सूर्य की किरणें स्मरणीय लगती हैं। प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और सस्ता उपाय है। तो ये पैराग्राफ का आधा पार्ट है जो हम लोगों ने इसको पढ़ करके कवर कर लिया है। अभी इसके नीचे भी दिया गया है, लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए दिया है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न में से उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो पहले हमें इसका शीर्षक बताते हुए चलना है। तो इसका जो शीर्षक है वो है आपका प्रातःकाल का भ्रमण। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। प्रातःकाल का भ्रमण जो है पैराग्राफ का शीर्षक है। फिर नेक्स्ट है, पैराग्राफ को हम लोग पूरा करते हैं। दिया गया है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। इसलिए मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। आगे है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। इसके साथ आनंद पूर्वक प्रयत्न या उसकी उत्कृष्टता का योग चाहिए। देखिए इसमें जो पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो उत्साह का जो भेद है वो आपका कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। फिर नेक्स्ट है, साहित्य सीमांककों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो जो साहित्य सीमांक हैं ये वीरता के युद्धवीर, दानवीर और दयावीर का भेद किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत जाता है? तो जो ये उत्कंठापूर्ण आनंद है ये आपका जाता है उत्साह के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पैराग्राफ से आपका 5 क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ हो उससे ज़्यादातर 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका अलग है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है हिंदी में। भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में है आते हैं? तो जो ये भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपका आता है सरकारी पत्र के रूप में लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र। नेक्स्ट है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? तो उस समय जो आपके पत्र लिखे जाते हैं होता है अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है? तो जब मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाया जाता है तब आपका पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है संक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, संक्षेपण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितने स्वर आते हैं? तो हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं ये आपके होते हैं 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। फिर नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। फिर नेक्स्ट है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है ये आपका स्वर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो पुल्लिंग होता है वो आपका होता है पत्र। पत्र लिखा जाता है इसलिए ये आपका पुल्लिंग होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुल्लिंग जो है ये है आपका पक्षी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है ये है आपका आय। आय जो होता है ये आपका स्त्रीलिंग होता है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आपका गरिमा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग होता है। फिर नेक्स्ट है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो जो संधि 3 प्रकार की होती हैं एक उसमें है जो संधि का प्रकार नहीं है, तो ये है आपका अनुस्वार संधि जो है ये संधि का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, जो अनुस्वार शब्द है ये संधि का प्रकार नहीं है। बाकी स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग संधि होता है। फिर नेक्स्ट है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका उत धन लंघन। उत जो त है ये आपका आधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उत धन लंघन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो जो स्वर संधि है वो आपका होता है
विद्यालय, विद्या धन आलय, तो जो विद्या आ होता है और फिर आलय का आ होता है तो ये स्वर संधि होता है। तो विद्यालय में जो जब हम संधि करेंगे तो इसमें स्वर संधि आएगा। फिर नेक्स्ट है पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो धन अन जो है ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। पो धन अन इसका जो होता है पवन होता है। फिर नेक्स्ट है यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास होता है यथाविधि में। फिर नेक्स्ट है गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में जो समास है वो है आपका होता है कर्मधारय समास होता है गुरुदेव शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिमानता में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है वो होता है आपका अधि होता है। अधिमानता में उपसर्ग अधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में जो उपसर्ग होता है वो आपका होता है सम होता है। सम से संकल्प बना है जिसपे म पे हलंत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। मेरा एक ही क्वेश्चन 2 बार से 3 बार रिपीट करवाने का मतलब है कि आप लोगों को ये याद हो जाएगा और आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो आपका इक प्रत्यय लगा है। औपचारिक जो लास्ट में इक आ रहा है रिक आ रहा है उसको इक आ रहा है ना, तो ये औपचारिक में इक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसमें जो नी प्रत्यय नहीं लगा है तो वो हो जाएगा आपका जिसमें लगा है शेरनी। लास्ट में देखिए शेरनी नी आ गया है तो इसमें नी प्रत्यय लगा है। दूसरा दिया गया है मोरनी, इसमें भी नी प्रत्यय लगा हुआ है मोरनी। और थर्ड में दिया गया है नौकरानी, इसमें आनी प्रत्यय लगा है ना कि नी प्रत्यय लगा है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौकरानी में जो है नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं है ये है आपका आँख। आँख जो है तत्सम शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है आपका अग्र। अग्र जो है तत्सम शब्द है। जो शुद्ध संस्कृत का जो वर्ड होता है वो तत्सम होता है और जो हिंदी का वर्ड होता है वो तद्भव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द जो है ये है आपका अमीर। अमीर जो है विदेशी शब्द है। फिर नेक्स्ट है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में जो आपका संज्ञा दिया है ये है आपका जातिवाचक संज्ञा है राज्यपाल में। नेक्स्ट है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में जिसमें भाव दिखाई देता है वो होता है आपका चिंता। चिंता करने में जो थोड़ा सा भाव इसमें दिखता है ना, चिंता, कोई इंसान अगर चिंता कर रहा है तो उसमें भाव दिखता है, तो ये भाववाचक शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। फिर नेक्स्ट है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह स्वतः ही जान जाएगा में वह जो सर्वनाम है वह है आपका निजवाचक सर्वनाम है वह। फिर नेक्स्ट है पापी में कौन सा विशेषण है?
तो पापी में जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण है। पापी जो है ये अपने आप में एक गुण होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो जो निम्न में जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है वो होता है आपका जो जातिवाचक होता है, ये आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। तो मोह शब्द में जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण है मोह शब्द में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी में ये है आपका अकर्मक क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो निम्नलिखित में से जो क्रिया विशेषण होता है वो आपका होता है धीरे धीरे, जो है ये आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो इसमें जो संबंध बोधक शब्द होता है वो होता है आपका बिना। बिना जो है संबोधक शब्द है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो जो समुच्चय बोधक का जो अव्यय नहीं है वो होता है आजन्म। आजन्म जो है समुच्चय बोधक का अव्यय नहीं है। नेक्स्ट है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता से हर्ष शोक आदि भावों से होता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो आपके कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो हर्ष शोक आदि भावों से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। तो जो अनुपम का जो पर्यायवाची है वो है आपका अद्वितीय, जो है अनुपम का पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट है, गेहूं का पर्याय बताइए। तो गेहूं का जो पर्याय होता है वो आपका होता है गृह। गृह जो है गेहूं का पर्याय है। फिर नेक्स्ट है, आचार का विलोम बताइए। आचार का जो विलोम होता है वो होता है अनाचार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनाचार जो होता है आचार का विलोम होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रवृत्ति का विलोम बताइए। तो प्रवृत्ति का जो विलोम होता है वो होता है निवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवली आविल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अवली का क्या अर्थ होता है और आविल शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो आपका होता है अवली मिस होता है पंक्ति और एक आविल मिस होता है गंदा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि पंक्ति और मित्र और नदी गंदा भंवरा और जल जो दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अवली मिस पंक्ति होता है, आविल मिस गंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बलि बलि शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो बलि बलि जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ होता है एक बलि मिस होता है बलिदान और एक बलि मिस होता है वीर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, बलिदान और वीर। नेक्स्ट है, प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो। तो प्रत्यय जो शब्द है वो शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद से जुड़ता है। तो प्रत्यय जो शब्द है वह शब्दांश के शब्द के बाद में जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो शुद्ध दिया गया है वो आपका अंत्याक्षरी जो होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन 50वां दिया गया है, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है वो है आपका पूजनीय, जो है शुद्ध शब्द है। तो ये आज का रहा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का 50 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।